वेक्टर एनालिसिस की इस सीरीज में एलटी ग्रेड के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस था वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन आपकी डिमांड पे मैं एक वीडियो और बना देना चाहता हूं। जो आपने कहा था कि मैं आपको कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पे करा दूं, क्योंकि अब तक मैंने आपको कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं कराए थे। बाकी सारे 150 क्वेश्चंस मैंने आपको वेक्टर एनालिसिस में प्रैक्टिस के तौर पर कराए हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के जो पीवाईक्यूज हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है उसके बारे में। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो 271 जो क्वेश्चन है आज का, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का पहला क्वेश्चन है ये। तो कह रहे हैं क्या, इफ h इज इक्वल टू दिस देन डबल इंटीग्रेशन h डॉट eta कैप ds इज इक्वल टू वेयर वेक्टर a इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय s। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे कैसे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए एक क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस देखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि इसको करना कैसे है। मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप ये बताइए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। तो अगर आपने मेरे थ्योरी वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता रहेगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ इस प्रकार से होती है कि सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप, ठीक है, डीएस की वैल्यू जो है इक्वल होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, और डीवी। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब आपका हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। एक भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी थ्योरम कौन से इंटीग्रल को कौन से इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन तो यही है, जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या है, कह रहे हैं एच, एफ की जगह एच है, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई एक फंक्शन होना चाहिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो एक एच इन्होंने दे रखा है, तो कह रहे हैं देन डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रल एच डॉट ईटा कैप डीएस की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से मैं निकालूंगा कि डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर एच डॉट ईटा कैप डीएस इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये आपका इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ और डीवी के। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है आपका, आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ, कैसे निकलेगा। डाइवर्जेंस का आपको पता होना चाहिए, आई डेवर ओवर डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर ओवर डेवर बाय प्लस के कैप डेवर ओवर डेवर जेड, ये होता है डेल की वैल्यू। मगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ। ठीक है, तो यहाँ एक डॉट लगाइए और लिख दीजिए वेक्टर एफ। वेक्टर एफ की जगह पे मुझे लिखना है यहाँ पर एच, ठीक है ना। यहाँ पर एच है तो मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ, यहाँ पर भी एच है तो मैं यहाँ पर भी एच लिख देता हूँ। ठीक है, वो तो नोटेशन है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप पाएंगे क्या, डेवर ओवर डेवर एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस डेवर ओवर डेवर वाई ऑफ। अब मैं आपको इतना लेंथी करके दिखा रहा हूं, मैं तो इसको सेकंडों में कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे समझाना नहीं होता तो मैं टर्म्स लिखता भी नहीं। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। ठीक है, अब इस 6 को उठाकर मैं यहाँ पे पुट कर दूं ताकि मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे मिला डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एच डॉट ईटा कैप डीएस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल 6 इंटू और डीवी। ठीक है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 6 डीवी, ठीक है, लिख सकता हूं ना। एक्चुअल डीवी क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी कर्व आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्व जो भी है मैंने बोला उसका वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने कहा है ए इज द वॉल्यूम इनक्लोज बाय एस। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ट्रिपल इंटीग्रल बी डीवी की वैल्यू जो है वो ए है, क्योंकि ये मेरा इतना सा पोर्शन जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये है, ये पोर्शन मेरा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी का मतलब है
कि आपका जो भी कर्व है उस कर्व का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पर मुझे ए गिवन था तो मैं यहाँ पर मैं ए पुट कर दूंगा, ए नहीं लिखा हुआ होता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता या फिर मैं बी लिख देता। डेट इज यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू होगा 6b, दैट इज 6a, ठीक है ना। ए या बी आप जो लिखना चाहें, यहाँ पर ए गिवन है तो मैं ए लिख लूंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि आपको अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप लगे रहिए इसमें आंसर नहीं आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 पर क्या है। इफ वेक्टर ए इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है वेक्टर है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही होगा, एंड यू इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन यहाँ पे इसलिए उन्होंने बोला है कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं सिर्फ स्केलर को कि भाई मेरा सिर्फ स्केलर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। जी ना जी, वेक्टर क्वांटिटी अलग चीज है, स्केलर क्वांटिटी अलग चीज है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन अलग चीज है, स्केलर पॉइंट फंक्शन अलग चीज है। स्केलर पॉइंट फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल होता है, इसी वजह से इन्होंने लिखा है कि u इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन देन। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है, देन डेल क्रॉस u वेक्टर ए। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ये हमसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप कर्ल ऑफ u वेक्टर ए बताइए, ठीक है। तो मैंने कर्ल ऑफ u वेक्टर ए तो करके नहीं लिखाया है, मैंने आपको लिखाया है कर्ल ऑफ फाई ए, वेयर फाई इज द डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड ए इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुआ करती थी, इसकी वैल्यू इक्वल हुआ करती थी ग्रेड u, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये हुआ करता था u कर्ल ए, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से लिखाया हुआ है, एक्चुअली ये u है, ठीक है, ये आपका u है, ठीक है ना। मैंने आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इसी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल क्रॉस, ठीक है, u वेक्टर a इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये हो जाएगा ग्रेड u मतलब डेल u, ठीक है। अब कहीं पर मैंने फाई कहीं पर a लिख रखा है तो आप समझ जाइएगा, मैं इसको u कर देता हूं, क्रॉस वेक्टर a प्लस u और डेल क्रॉस वेक्टर ए। अब चेक कीजिए आप ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273 पर क्या है। तो आपका 273 क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, इफ f1 एंड f2 आर डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। आपका f1 और f2 जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एंड b इज डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन सच दैट f1b इज इक्वल टू डेल f2, देन वेक्टर b डॉट कर्ल वेक्टर b इज, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें सारी चीजें आपको धोखा देने के लिए दी हुई हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, आप उससे आंसर ले आएंगे। अगर आपने मेरा वेक्टर इंटीग्रल और वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखा हुआ है, जो लास्ट वीडियो था मेरा थ्योरी वाला पोर्शन, मैं कहूँ लगभग लेक्चर नंबर 5 होगा, तो उसमें मैंने आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स लिखाई थी, लगभग 20 से 25 शॉर्ट ट्रिक्स थी आपकी वेक्टर डिफरेंशिएशन की, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप इसको देखें, आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो शायद काफी लेंथी पड़ जाएगा। मैं आपको चुटकियों में करके दिखाता हूँ। ये हमसे पूछ के आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वेक्टर डी वेक्टर बी डॉट कर्ल वेक्टर बी, ये बताइए, ठीक है ना, ये बताइए, ये हमसे पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात पहले से बता देना चाहता हूं, और आपसे पहले बात तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर एनालिसिस कर रहा हूं तो मैंने जितना पोर्शन आपको कराया है थियोरेटिकल पार्ट, वो आपको आता होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर एबीसी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस प्रकार से होती है, और यही वैल्यू इक्वल होती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, दोनों वैल्यू इसी की होती हैं। एक बात तो ये पता होनी चाहिए और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर, ये तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं ये बात, कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिपीट हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। मतलब 3 वेक्टर हैं, उन तीनों के तीनों वेक्टर आपके यूनिक होने चाहिए। अगर कोई एक वेक्टर भी आपका रिपीट हो गया, समझ लो खत्म, उसकी वैल्यू हो गई 0।
तो सामने जो आपके लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी। कर्ल का मतलब होता है वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको ये नहीं दिख रहा है क्या? अगर ये दिख रहा है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि वेक्टर बी डेल, ठीक है, वेक्टर बी डेल वेक्टर बी। दो वेक्टर बी सेम हो गए ना आपके, सेम हो गए मतलब जीरो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जीरो इज द राइट आंसर। अब बात बताइए, जो कंडीशन आपको गिवन हुई थी, क्या उनकी कहीं से कहीं तक आपको जरूरत पड़ी कि F1 F2 क्या है उसकी जरूरत पड़ी, B क्या है उसकी जरूरत पड़ी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी थी, वो लगा देनी थी, उसके बाद आंसर, बात खत्म। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 274 पर। क्या है? the value of curve integral xy I cap plus y square j cap dot I dx plus j dy, where c is the square in xy plane with vertices 1, 0, -1, 0, 0, 1 and 0, -1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम से थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। 4.4 का मैंने एक स्क्वायर ले लिया। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। ये क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टेक्स कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इस प्रकार से आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके वर्टेक्स कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको कहूं तो ये मेरा 1, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 0, ये हो जाएगा मेरा 0, 1 और ये हो जाएगा मेरा 0, -1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेरा थ्योरी वाला लेक्चर याद होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम तीनों लिखाई थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपको पहचान में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है आपका स्टोक्स थ्योरम का है। वो कैसे? स्टोक्स थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ, अगर मेरा एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, डीएस की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है किस चीज के, इसकी वैल्यू इक्वल होती है कर्व इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर के, ठीक है ना, वेक्टर एफ डॉट डी आर के इक्वल होती है। तो अगर आप कुछ कुछ देखें तो ये मैं, अगर मैं इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर एफ कह दूं और ये मेरा डी आर नहीं हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूं वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, वेक्टर एफ एक्स बाई आई कैप प्लस बाई स्क्वायर जे कैप है, ठीक है। और आपका डी आर की वैल्यू क्या है, आई, या फिर मैं कहूं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप है, ठीक है ना। तो मुझे निकालना क्या होगा, मुझे ये चीज फाइंड आउट दी हुई है और पूछ रहे हैं क्या, क्या आप इसकी वैल्यू बताइए। तो ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल नहीं हो जाएगी, मैं ये निकालना चाहता हूं। इन शॉर्ट में कहूं कि मैं इसका कर्ल निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं कर्ल एफ निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आई जे के, आप लिख लीजिएगा, डेवर ओवर डेवर एक्स, ये हो जाएगा डेवर ओवर डेवर वाई, ये हो जाएगा डेवर ओवर डेवर जेड ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बाय, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जीरो। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो पाएंगे क्या, मैं पाऊंगा आई कैप टाइम्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अगर जेड बाई स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई तो अपने आप ही जीरो आई जा रही है, दैट इज हो जाएगा जीरो आई कैप, ठीक है, प्लस यही जीरो जे कैप। कैसे? अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं जीरो हो जाएगा, और इसका अगर मैं जेड के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो वो भी जीरो हो जाएगा। उसमें जेड है ही कहां, एक्स और वाई है, ठीक है ना। प्लस के कैप टाइम्स अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स के साथ, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन मेरा जीरो हो जाएगा, और इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन मेरा कितना हो जाएगा, वाई के साथ डिफरेंशिएशन मेरा एक्स हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज देखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो एक हो जाएगा मेरा माइनस का एक्स। तो कुल मिला के कर्ल एफ मेरा क्या आया, माइनस का एक्स के कैप। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या, अब आपको इतनी सारी चीजें तो मिल जाती हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह का थोड़ा सा अभाव है। अब आपको कर्ल एफ मिल गया,
कर्ल एफ को उठा के अगर मैं वहां पर पुट कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कि सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डीएस की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल, एक माइनस लगा दूंगा एक्स, और डीएस की जगह लिख सकता हूँ एरिया इंटीग्रल है, एरिया मतलब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन मतलब डीएक्स और डीवाई है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डीएक्स और डीवाई। ठीक है, अब ये एक्स कितना वेरी कर रहा है आप मुझे देखकर बताइए, आप यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, एक्स कितना वेरी कर रहा है, -1 से 1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल x इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, फिर से एक इंटीग्रल y इज इक्वल टू, मेरा y भी तो -1 से 1 वेरी कर रहा है, ये देखिए -1 और ये प्लस का 1, तो -1 से प्लस का 1 मेरा y भी वेरी कर रहा है। ठीक है, और ये क्या बचा मेरे पास, x dx और dy। ठीक है, अब मैं एक एक करके इसको सॉल्व कर लूंगा, तो पहला मैं ऐसे ही रहने देता हूं, हालांकि मुझे दिख रहा है कि मेरा ये ऑड इंटीग्रल है, x की जगह पे -x पुट करूंगा तो -fx मिल जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के बिना जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। हालांकि मुझे आंसर दिख रहा है कि मेरा यहाँ से 0 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जा रही है, क्योंकि मेरा इंटीग्रल इवन ना होकर ऑड इंटीग्रल है। ठीक है, तो मैं x को ऐसे ही होल्ड करता हूं, -1 to 1, इसको लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल टू -1 to 1, x को अगर यहां ही लिख देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा मेरा dx, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, x को छूना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो अभी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1 to 1, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, इसका हो जाएगा y, और कहां से कहां तक, -1 to 1। ठीक है, और dx, एक x तो आपको बाहर चल ही रहा है, ऐसे ही मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो पाऊंगा क्या, x इज इक्वल टू -1 to 1, ये हो जाएगा मेरा क्या, 1 माइनस -1 दैट इज हो जाएगा आपका 2x dx। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो पाऊंगा क्या, 2 एज इट इज रहेगा, ये x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 को मैं डिवाइडेड बाय 2 यहां लिख देता हूं, और मेरा लिमिट हो जाएगा क्या, -1 to 1। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, इस 2 से 2 के कैंसिल आउट, ये बचा क्या, 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रल मुझे ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि मेरा इंटीग्रल इवन नहीं है, मतलब P5 अगर आपको याद हो तो P5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, वो कहती है कि अगर आपका -a to a fx dx कोई फंक्शन है तो उसकी दो वैल्यूज होती हैं, वो क्या, एक तो ये होती है कि 2 टाइम्स a to 0 to a fx dx, और एक होता है 0, लेकिन कब, जब fx की f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल ना होकर माइनस टाइम्स इक्वल होती है, तब 0 होता है, और ये कब होता है, ये होता है जब एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होती है, तो मेरा ये होता है, ये होती है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 5, P5 में इससे बोलता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल ये होती है, तो मुझे ये यहां से साफ साफ दिख रहा था कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, ये मुझे यहाँ पर ही शो हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि मेरा इंटीग्रल 0 हो जा रहा है, बट दिखाना तो जरूरी था, मतलब आपका आंसर आपका 0 आ जाना है इस इंटीग्रल का। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट ना करके हम ये फाइंड आउट करेंगे, और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 इंटीग्रल करने होंगे, वो कैसे, ए से बी अलग करना होगा, बी से सी अलग करना होगा, सी से डी अलग करना होगा, डी से ए अलग करना होगा, उसके बाद चारों आपको ऐड कर लेने होंगे। तो मैं उस चीज से बचने के लिए कर्व इंटीग्रल ना निकाल के मैं सरफेस इंटीग्रल निकालूंगा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल निकालना मुझे इजी पड़ जाएगा और कम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275 पर, क्या है, evaluate curve integral x की पावर 4 डबल x plus xy डबल y where c is the triangular curve consisting of the line segments from 0,0 to 1,0 and 1,0 to 0,1 and 0,1 to 0,0। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल से ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, और ट्राइंगल के वर्टेक्स कुछ इस प्रकार से हैं, ये ओरिजिन है 0,0, ये 1,0 है, और ये 0,1 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इन्होंने इंटीग्रेशन सी
x की पावर 4 डेवर x प्लस x बाय डेवर y। तो अगर आपको मेरा एक थ्योरम याद हो, और थ्योरम क्या है, थ्योरम है मेरा ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ग्रीन थ्योरम है, क्या कहता है, अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, वो ये कहता है कि कर्व इंटीग्रल c फाई dx प्लस साई dy की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किस चीज के, सरफेस इंटीग्रल डेवर साई ओवर डेवर x माइनस डेवर फाई ओवर डेवर y और dx dy, मतलब सरफेस इंटीग्रल। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट, या मैं कहूँ ये फार्मूला है वो। ठीक है, तो मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है, कहीं ना कहीं आप अगर ये देखें, आप ये देखें, अगर मैं इसको फाई बोल देता हूँ, इसको साई बोल देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एलएचएस गिवन है, तो मैं एलएचएस फाइंड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि एलएचएस फाइंड आउट करूंगा तो फिर से मुझे 3 बार करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो उससे अच्छा है मैं एक काम करूं, मैं पहले यही फाइंड आउट ना कर लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सरफेस इंटीग्रल डेवर ओवर डेवर एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डेवर ओवर डेवर वाई ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा, dx dy y यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। तो आगे सॉल्व करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, सरफेस इंटीग्रल, इसका देखिए आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस इसका क्या करेंगे, अगर आप इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, dx dy। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि y dx dy। हाँ जी, अब मुझे बताइए x और y आपके वैरी कितने हुए पूरे कर्व में, तो आप देखेंगे x 0 है, बन गया, 0 है, 0 है, तो पूरे कर्व में x कितना वैरी किया, आप देखिए, मैं कहूंगा क्या, मैं यहां से कहूंगा कि आपका जो x है, x वेरी कर रहा है पूरे कर्व में 0 to 1। ठीक है, y कितना वेरी कर रहा है, 0 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ। लेकिन एक बात ये भी देखिए, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं और ये वाला पॉइंट देखूं, इन दोनों में कोई कांस्टेंट है, जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ समस्या है। आप एक चीज यहाँ देखें, यहाँ पे मेरा y कांस्टेंट था, ओके, मुझे चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो कोऑर्डिनेट मेरा वेरी कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट मेरा फिक्स है, तो ऐसी चीजों में मैं आपकी डायरेक्ट लिमिट ले सकता हूं। लेकिन अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करें। तो अगर मैं आपसे कहूं, इसको O, इसको A, इसको B कह देता हूं, तो मैं आपसे अगर AB का इक्वेशन फाइंड आउट करूं, ठीक है, क्या होगा, तो आपको पता होगा कि y माइनस y1 जो आपका रहता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसका इक्वेशन अगर मैं निकालता हूं तो कुछ इस प्रकार से आता है कि y माइनस 0 इज इक्वल टू होगा y2 डेट इज 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 डेट इज 0 माइनस 1, और क्या होगा x माइनस x1। ठीक है, थोड़ा सा और सेक्सी लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस टाइम्स x माइनस 1, या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस x। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब आप एक चीज देखिए, y कितना वेरी करेगा, y वेरी करेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y वेरी करेगा आपका कहां से, 0 से कहां पर, आपका माइनस टाइम्स x माइनस 1, इतना वेरी करेगा आपका y। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y dy और dx। तो एक काम कीजिए, इतना को मैं पहले सॉल्व कर लूंगा, x का इंटीग्रल बाद में कर लूंगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to 1 x इज इक्वल टू, क्योंकि ये x की लिमिट है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है, 0 टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 और dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट को मैं ओपन कर देता हूँ, तो लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा 0 to 1 और x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा क्या, कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो 0 आप लिखो या मत लिखो, मैं तो नहीं लिखूंगा, मेरा एक स्टेप बढ़ जाएगा dx। तो क्या अब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। क्या आप इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये करते हैं, कैसे करेंगे, इक्वल होगा, और ये x माइनस 1 है,
इसका जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो x माइनस वन की पावर हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और लिमिट क्या है, लिमिट तो 0 to 1 चल ही रही है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि x माइनस वन का होल क्यूब तो ऐसे रख लीजिए 0 to 1 और 1/6 हो जाएगा मेरा बाहर, तो 1/6 एज इट इज। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ऐसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1 का माइनस टाइम -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, लीजिए तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक्चुअली आपका ग्रीन्स थ्योरम पर बेस्ड था और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई y की लिमिट क्या होगी। x की लिमिट तो साफ सुथरी दिख रही थी कि 0 to 1 है पूरे कर्व में, बट y अलग अलग जगहों पे वेरी कर जा रहा है और आपको एक सीक्वेंस में चलना है कि आपको एक o से लेकर a से b से o पर आना है, इस प्रकार से चलना होता है कर्व इंटीग्रल में। तो एक क्लोज कर्व यहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक वर्ड, एक क्लोज कर्व जो होता है उसके ऊपर हम लोग इंटीग्रल करते हैं, और चाहे वो सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो चाहे वो हम कर्व इंटीग्रल कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 276 पर कह रहे हैं क्या, फॉर एफ एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड। इन शॉर्ट की ग्रेड निकलवा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड किसके होता है, इक्वल। अगर मैं ग्रेड फाइव लिखूं, फाइव एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको लिखते हैं क्या, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर, सॉरी वेक्टर डेल फाइव।